नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय माता दी, जय भीम, नमो बुद्धाय। ऑफिशियल SRFD इंडिया यूट्यूब चैनल के 5वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले 4 एपिसोड में हमने कई विशेष मुद्दों पर चर्चा की है। कभी जापान से भारत की तुलना भी की है, चीन से भारत की तुलना की है। अब भारत को एक शिक्षित अपोजिशन लीडर ऑफ पार्लियामेंट, संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक शिक्षित व्यक्ति की भूमिका दिखाई दे रही है। आजकल राहुल गांधी जी लगातार भारत की इकोनॉमिक्स, भारत की पॉलिटी, भारत की विचारधारा सभी पर अपनी बात रख रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि उन्होंने एक अपना लेख लिखा है जो मैं आपके समक्ष शेयर कर सकता हूं। और जब से उन्होंने लेख लिखा है तब से राजनेताओं में सुगबुगाहट चालू हो गई है। सुनने में आ रहा है कि उन्होंने भारतीय व्यापार में न्यू डील के लिए एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि न्यू डील सरकार और बैंकों के माध्यम से होनी चाहिए। इस पूरी डील की शुरुआत करने से पहले स्वतंत्रता के संघर्ष में एक सबसे बड़ी दुश्मन थी, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने भारत की आवाज को कुचल दिया था। ये आवाज उनकी व्यापारिक शक्ति नहीं थी, बल्कि अपने शिकंजे से उन्होंने इस आवाज को कुचला है। कंपनी हमारे राजा महाराजा और नवाबों की साझेदारी से उन्हें रिश्वत दे करके और धमका करके भारत पर कंपनी ने शासन किया था। इसने हमारे बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को भी कंट्रोल कर लिया था। याद रखिए, हमने अपनी आज़ादी किसी दूसरे के देश के हाथों नहीं कमाई, हमने इसे एकाधिकारवादी निगम के हाथों खो दिया, जो हमारे देश में दमन तंत्र को चलाता था। कंपनी ने व्यापार की शर्तें तय करती थी और प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया। यह तय करने लगी कि कौन क्या और किसे बेच सकता है। कंपनी ने हमारे कपड़ा उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी नष्ट कर दिया था। मैंने कभी नहीं सुना कि कंपनी द्वारा कभी किसी अनुसंधान या बाजार विकास की शुरुआत की गई हो। मुझे बस इतना पता है कि कंपनी ने एक क्षेत्र में अफीम की खेती पर एकाधिकार हासिल कर लिया था और दूसरे में नशे करने वालों का एक बंदी बाजार विकसित कर लिया था। फिर भी जब कंपनी भारत को लूट रही थी, तब उसे ब्रिटेन में एक आदर्श कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में दर्शाया जा रहा था। ये विदेशी शेयर धारकों को बहुत पसंद था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 150 साल पहले से ही वो इस भारत को छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन उसने इतना डर बना दिया था भारत के अंदर कि उसके लोग यहाँ पर भारत के अंदर अत्याचार कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी 150 साल से भी पहले खत्म हो गई थी, फिर भी इसने जो डर पैदा किया था वह आज फिर से दिखाई देने लगा। एकाधिकारवादियों की नई पीढ़ी ने इसकी जगह ले ली है। परिणाम स्वरूप जहां भारत में हर किसी के लिए असमानता और अन्याय बढ़ता जा रहा है, ये वर्ग अकूट
धन एकत्रित करने में लगा है। हमारी संस्थाएं अब हमारे लोगों की नहीं रहीं। वो एकाधिकार के आदेश मानती हैं। आज लाखों युवाओं के रोजगार बनाने में असमर्थ हैं। उनके व्यवसाय तबाह हो गए हैं। भारत अपने युवाओं के रोजगार देने में असमर्थ हो रहा है। भारत माता अपने सभी बच्चों की मां है। उनके संसाधनों और शक्ति पर कुछ चुनिंदा लोगों के एकाधिकार और बहुजनों की उपेक्षा ने उन्हें गहरी चोट पहुंचाई है। मैं जानता हूं कि भारत के सैकड़ों सबसे प्रतिभाशाली और अग्रणी व्यवसायी इन एकाधिकारवादियों से डरते हैं। और क्या आप उनमें से एक हैं जो फोन पर बात करने से डरते हैं, या इस बात से कि एकाधिकारवादी आपके क्षेत्र में प्रवेश करने और आपको कुचलने के लिए सरकार के साथ मिली भगत करेंगे? क्या आप आयकर, सीबीआई, ईडी के हाथों छापा का सामना करने से डरते हैं कि वो आपको अपना व्यवसाय उन्हें बेचने के लिए मजबूर करेंगे? क्या आपको डर है कि जब आपको सबसे अधिक जरूरत हो तब वे आपको पाई पाई का मोहताज कर देंगे, या वे आपको फंसाने के लिए अनायास ही नियम बदल देंगे? आप जानते हैं कि इन पारिवारिक समूहों को व्यवसाय की संज्ञा देना गलत है। उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना किसी कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है, यह सरकार की मशीनरी के खिलाफ लड़ाई है। उनकी मूल क्षमता उत्पादों, उपभोक्ताओं या विचारों में नहीं है, बल्कि भारत की शासकीय संस्थाओं, नियामकों और निगरानी पर नियंत्रण रखने की है। आपके विपरीत ये समूह नियंत्रित करते हैं कि भारतीय क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। आज सफलता का निर्धारण बाजार में प्रदर्शन पर नहीं है, बल्कि सत्ता से संबंधों पर निर्धारित है। आपके दिलों में डर है, लेकिन उम्मीद भी कायम है। मैच फिक्सिंग वाले एकाधिकार समूह के विपरीत छोटे व्यवसायों से लेकर के बड़े कॉरपोरेशनों तक कई अद्भुत और ईमानदार भारतीय व्यवसाय हैं, लेकिन आप चुप हैं और एक दमनकारी व्यवस्था को सहन कर रहे हैं। अगर हम पीयूष बंसल का भी उदाहरण लें, जो बिना किसी राजनीतिक संबंध वाले पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं, जिन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में व्यवसाय शुरू किया था। उन्होंने 2010 में लेंसकार्ट प्राइवेट सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी की सह स्थापना की, जिसने आईवीआर सेक्टर को भारत में नया आकार दिया। आज लेंसकार्ट पूरे भारत में हजारों लोगों को रोजगार देता है। उसमें से हम भी एक थे। हम भी उसी लेंसकार्ट प्राइवेट सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के हिस्सा हैं। पीयूष बंसल की लेंसकार्ट कंपनी आज कई लोगों को रोजगार दे रही है, कई लोगों को। अब उनके अलावा हमारे सामने फकीर चंद कोहली का भी उदाहरण आता है, जिन्होंने एक प्रबंधक के रूप में लगभग 1970 के दशक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का निर्माण किया। यह डर पर महत्वाकांक्षा की जीत है, और आईबीएम और एक्सचेंजर जैसी दिग्गजों को अपने अपने क्षेत्र में चुनौती देने का साहस था। टीसीएस और अन्य अग्रणी कंपनी ने वैश्विक आईटी सेवाओं को एक बुटीक उद्योग से एक औद्योगिक पावर हाउस में बदल दिया। मैं पीयूष बंसल या दिवंगत श्री फकीर चंद कोहली जी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं मेरी पसंद से अलग हो सकती हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। युवा पीढ़ी से टाइनोर, इनबॉमी, माइंडवर, जोमेटो, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, अराको कॉफी, ट्रेंडर्स, अमागी, आईडी फूड्स, फोनपे
मोनिलक्स, सोलावाइन्स, जिसपे जीरोधा, फेरिटास, ऑक्सीजो और अवेंडस जैसी कंपनियां और पुरानी पीढ़ी से L&T, हल्दीराम, अरविंद आई हॉस्पिटल, इंडिगो, एशियन पेंट्स, HDFC समूह, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, महिंद्रा ऑटो और टाइटन कुछ ऐसी घरेलू कंपनियों के उदाहरण हैं जिन्होंने अनुसंधान किया है, एक्सपेरिमेंट किया है और नियमों के अनुसार काम करना ही चुना है। मुझे यकीन है कि मैंने सैकड़ों और कंपनियों के नाम छोड़ दिए होंगे जो इन मापदंडों में उपयुक्त बैठते हैं, लेकिन आप बात समझ गए होंगे। मेरी नीति और विचार हमेशा कमज़ोर और बेजुबान लोगों की हिफाजत करने की रही है। कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की रक्षा करने और उन्हें सहारा देने के बारे में महात्मा गांधी जी के कहे गए शब्द ही मेरी प्रेरणा हैं। मुझे मनरेगा और भोजन के अधिकार का समर्थन करने और भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध करने की प्रेरणा मिलती है। आज जब मैं आपको समझ भारत की सच्चाई से रूबरू हो रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं गांधी जी के शब्दों की पूरी गहराई से चूक गया। मैं यह समझने में असफल रहा कि पंक्ति एक प्रतीक है। वास्तव में कई अलग अलग पंक्तियां हैं। व्यापार की जिस पंक्ति में आप खड़े हैं उसमें आप ही शोषित, वंचित हैं और इसलिए मेरी नीति और विचारों का लक्ष्य है कि मेरे योग्य राजनेता अब आपको वो सब दिलाएं जिससे आपको वंचित किया गया है। निष्पक्षता और समान अवसर से व्यवसाय प्रणाली में बेनामी समीकरणों का समर्थन तो दूर की बात है, सरकार को दूसरे की कीमत पर बस एक व्यवसाय का समर्थन करने की अनुमति तक नहीं दी जा सकती है। सरकारी एजेंसियां व्यापारों पर हमला करने और डराने धमकाने के हथियार नहीं हैं। मैं जो कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि जो डर और दबाव आप पर बनाया गया है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों पर ट्रांसफर किया जाए। वो बुरे लोग नहीं हैं, वो हमारे सामाजिक और राजनीतिक परिवेश की कमियों का परिणाम है। उन्हें भी जगह मिलनी चाहिए जैसे आपको भी। यह देश हम सभी के लिए है। हमारे बैंकों को सबसे बड़े प्रभावशाली कर्जदारों और उनके एनपीए के प्रति अपने मोह को छोड़ करके लाभदायक कर्ज देने और निष्पक्ष व्यापार का समर्थन देने वाले तरीकों को खोज करनी चाहिए। अंत में हमें राजनीतिक व्यवहार को आकार देने में सामाजिक दबाव और प्रतिरोध की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। मसीहाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद वह बदलाव हैं जो सभी के लिए धन और रोजगार पैदा करेंगे। मेरा मानना है कि प्रगतिशील भारतीय व्यापार के लिए न्यू डील ही एक ऐसी सोच है जिसका समय आ गया है। इन्हीं विचारों के साथ राहुल गांधी जी ने अपने लेख को प्रकाशित किया है। हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज भारत को एक अशिक्षित प्रधानमंत्री मिला और एक शिक्षित नेता प्रतिपक्ष मिला। शायद ये लेख प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से कभी नहीं सुने होंगे जो नेता प्रतिपक्ष के मुखारबिंद से आप सुन रहे हैं। इन्हीं के साथ मैं भारत के समस्त युवाओं को प्रेरित करना चाहता हूं कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन का सपोर्ट करें, उनके विचारों को, उनको नीतियों को आप सुने, दूसरे के बहकावे और भड़काने में ना आए। एक बार नेता प्रतिपक्ष को भी सुने कि नेता प्रतिपक्ष की नीति और विचार क्या है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः कहूँगा जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, जय भीम, नमो बुद्धाय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।